वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइनल टर्म के प्रिपरेशन करने लगे हैं। सब्जेक्ट है हमारा MTH 404। वो स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट है MTH 501, 201 और STA 301, अगर वो भी फाइनल टर्म के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे फाइनल्स की वीडियो अपलोड हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बगैर टाइम वेस्ट किए जो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करेंगे लेक्चर नंबर 23 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास MCQs आ जाते हैं। फॉर द इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्प्ड मोशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कह रहा है द रूट एसोसिएटेड एलेक्सरी इक्वेशंस आर m इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इफ and if alpha square minus beta square less than 0 the system is said to be। कह रहा है आप बताएं ओवर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है या आइसोलेटेड है। तो हम सबसे पहले डैम्प्ड मोशन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो डैम्प्ड मोशन का जो कॉन्सेप्ट है कह रहा है डैम्प्ड मोशन में किसी भी सिस्टम का बिहेवियर है जिसमें हमारी ओसिलेशन यानी एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होती है ओवर द टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो उसी ऑब्जेक्ट की जो है वो ओसिलेशन या सिस्टम की ओसिलेशन कम होती जाती है। टाइम तो बढ़ा है लेकिन ओसिलेशन कम हो रही है। लेकिन कब कम होती है? जब उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स या एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो लाई करती है, एक्ट करती है। तो कहते हैं हम पढ़े हैं डैम्प्ड मोशन को डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम डैम्प्ड मोशन को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है ना अप्लाई करते हैं। इस पर फर्स्ट ऑर्डर के साथ नहीं पढ़ते, सेकंड ऑर्डर के साथ पढ़ते हैं। तो हमारी इक्वेशन है m डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स ओवर डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। कहता है यहाँ m जो है वो मास है, c जो है वो डैम्प्ड कांस्टेंट है, जो k है वो है k कांस्टेंट, k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब हमने कंडीशंस पढ़नी थी, वहाँ हमारे ऑप्शन से अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड है। तो कहते हैं अंडर डैम्प्ड कब होगा? जब डैम्प्ड की रेशियो लेस देन 1 होगी। अंडर डैम्प्ड होगा, ओवर डैम्प्ड तब होगा जब डैम्प्ड की जो रेशो है यानी 1 से हमारे पास ग्रेटर देन होगी। क्रिटिकल जब वो हमारी डैम्प्ड की रेशो जो है वो 1 के इक्वल आ जाए। तो हमारी MCQs के अकॉर्डिंग क्या थी? वो है लेस देन 0। तो हम कहेंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अंडर डैम्प्ड। उससे आगे आ जाते हैं गिवन द रिलेशन ऑफ डैम्प्ड फोर्स इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपने याद रखना है कि डैम्प्ड फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। अब जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डैम्प्ड फोर्स इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारे पास वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। हम पढ़े हैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने इसके साथ डी लगा दिया। कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। माइनस यहाँ लगाने का मतलब है अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ को, ठीक है। अब फोर्स हम लगा रहे हैं आगे की तरफ को, लेकिन ऑब्जेक्ट जो वो मूव करता है पीछे की तरफ को। तो थोड़ा सा आगे मूव करने के बाद वो बैकवर्ड मूवमेंट करेगा। तो बेसिकली हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट जो अगर अदर डायरेक्शन में मूवमेंट करे तो हम कहेंगे उसके साथ जो है नोटेशन माइनस की यूज़ करेंगे। अब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम कहेंगे बीटा। बेसिकली ये कांस्टेंट हमारा डैम्प्ड फोर्स का कांस्टेंट है। उससे आगे आ जाते हैं एक्सप्लेन आर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर द डैम्प्ड मोशन। कहते हैं आप एक्सप्लेन करें कौन कौन सी फोर्स स्प्रिंग मास सिस्टम पर जो है वो एक्ट करती है। तो सबसे पहले है हमारे पास किसी भी बॉडी का वेट जो mg के इक्वल होता है, और उस बॉडी के अंदर स्प्रिंग में हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स होती है जिसकी वजह से कोई भी स्प्रिंग जो है मूव करता है। तो माइनस आपको पता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट को जो रिप्रेजेंट करता है। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एस जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब ऑब्जेक्ट की वो वाली पोजीशन जहाँ तमाम नेट फोर्सेस जो है वो 0 होती हैं। एक्स हमारे पास डिस्टेंस है। डैम्प्ड फोर्स अभी आपने रिसेंटली ऊपर पढ़ा है कि डैम्प्ड फोर्स इज इक्वल टू होती है माइनस बीटा डी एक्स ओवर डी टी। उससे अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है 10 IB, IB का मतलब होगा पाउंड्स।
10 IB हमारे पास वेट है, स्ट्रेच किया गया है हमारे स्प्रिंग को 5 फीट के ऊपर। अब डैम्प फोर्स इज ट्वाइस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्टिंग ऑन द मास, फर्दर द वेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 4 फीट। बेसिकली सबसे पहले वो, अब इसमें हमने जो फाइंड करना है वो कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन आपने यूज़ करनी है डैम्प्ड मोशन की। अब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन देख लें। अगर हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री डैम्प्ड में, तो हमारे पास है, हमने पढ़ा था एम, बीटा और के, ये जो रिसेंटली आपने ऊपर भी पढ़ा, यहाँ हम पढ़ने लगे हैं स्प्रिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास डैम्प्ड फोर्स, ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाली, और ये मास है, ये इस तरफ माइनस के इस तरफ आके प्लस की हो गए, तो ये एक मेन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। तो हम पहले अपना गिवन डेटा देखते हैं। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग जो है, सबसे पहले स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया था कितने डिस्टेंस पर, 5 फीट डिस्टेंस पर, वेट है हमारा 10 IB। अब उससे आगे आ जाते हैं। अब सबसे पहले अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें चाहिए m की वैल्यू, k की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमने पढ़ा था W = mg, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी m की, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो हमारी ये डिवाइड होने के बाद जो फाइनल वैल्यू है वो m की आ गई। अब हमने निकालनी है k की वैल्यू। हमने हुक लॉ का जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग F = KS। अब यहाँ S जो है, S की और F की वैल्यूज पुट की, आपने याद रखना है जो आपका वेट होगा बेसिकली वही आपकी फोर्स थी। तो 10 F की जगह आ गया, S की जगह 5, और यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। आपने याद रखना है जो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वही आपके पास बीटा की वैल्यू होगी। तो हम कहेंगे कि डैम्प्ड फोर्स में जो बीटा है उसकी वैल्यू B2 है। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट की, m, k और बीटा की। अब एक और कंडीशन आपने याद रखनी है कि यहाँ जो d² x/dt², इसके साथ हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रही है इस तरफ आके डिवाइड होगी, मतलब इनका ओवर फॉर्म चेंज हो जाए। यहाँ 5/16 था और यहाँ आ गया 16/5। अब इसको अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ये चीज़ें माइनस की हैं, इनको उठाया और इस तरफ ला के ये प्लस के हो गए, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी फाइनल। अब आ जाते हैं लेक्चर नंबर 24 पे। कह रहा है आपके पास RLC एक सर्किट है, द डिवाइस विच इज़ यूज टू चार्ज, मतलब ऐसी डिवाइस जिसको हम चार्ज कर सकते हैं और अपोजिट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, इज सेड टू बी कैपेसिटर। मतलब एक तो कैपेसिटर जो है वो हमारे पास वो वाली डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर भी करती है और अपोजिट चार्ज को मूव भी करती है, जैसे वोल्टेज वगैरह, बैटरी वगैरह ले लें। अब कहते हैं अगला क्वेश्चन है विच इज़ आर टर्म्स करस्पॉन्डिंग इन द कम्प्लीमेंट्री एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में हम पर्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड करते हैं, और ट्रांजिट सोल्यूशन में हम स्टेडी स्टेट सोल्यूशन को जो है वो ऐड करते हैं। ये मोस्टली तो आपको MCQs में आता है, अगर MCQs में नहीं आता तो शायद 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में। अगर फिर भी आ जाए तो आपने इसका जो है वो सॉल्यूशन अच्छे से देख लेना। अब आगे आ जाते हैं गिव टू एक्सप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर द फोर्स्ड मोशन विदाउट एनी डैम्पिंग। तो हमारा जो आगे वाला है इसका आंसर देख लेते हैं। कहते हैं आपने खुद से जो लिखनी है 2 आप एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर फोर्स, अब विदाउट एनी डैम्पिंग। तो आपके पास 2 आपने एक्सप्रेशन लिख दी है जिसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर डैम्प्ड होगा। अब उससे अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। कहते हैं फिजिकली इंटरप्रेट दी फॉलोइंग फिजिकली फॉर ए स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर द डैम्प्ड फोर्स। आप इसमें रिप्रेजेंट करें, कह रहा है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आप डैम्प्ड फोर्स मोशन की इक्वेशन के साथ कंपेयर करके बताएं कि ये वैल्यूज़ किसकी हैं। तो हमने अगर अपनी डैम्प्ड फोर्स मोशन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो हमारी इक्वेशन ये वाली थी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल m है, तो ये 2 की जो m जो है वो हमारे पास मास जो है वो 2 के इक्वल आ गया।
आगे है बीटा, जहाँ dx ओवर dt लगा हुआ है तो ये वाली चीज़ बीटा की आगे, मतलब बीटा भी आपके पास डैम्प्ड कांस्टेंट है। ये आगे आ जाता है k, तो k यहाँ k देखें x के साथ जो है वो k है, तो यहाँ आ गया 1। हम कहेंगे जो k है वो है 1 के इक्वल। उसे आगे आ जाता है, अगर हम अपनी राइट साइड पे देखें तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा कोई फंक्शन है। तो फंक्शन जो है हम या पीरियोडिक फोर्स जो है वो है इक्वल होगी f इंटू टी कॉस पाई ओवर टी। तो बेसिकली t जो है वो 1 के इक्वल है और ये पीरियड जो है वो पाई ओवर 2 के इक्वल है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं लेक्चर नंबर 25 पे। लेक्चर नंबर 25 में कह रहा है आपके पास RLC सर्किट है विच इज सोर्स ऑफ वोल्टेज E into T is 0 and the resistance R is non-zero, then the system is said to be। आपने याद रखना है जहाँ आपके पास रेजिस्टेंस 0 नहीं होगी लेकिन E इंटू टी जो है वो 0 होगा। अब उससे पहले हम अपना एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि RLC सर्किट क्या है। तो RLC सर्किट जो है बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। L मतलब इंडक्टर, R रेजिस्टर्स और C कैपेसिटर्स। ये तीनों जो हमारे कंपोनेंट्स है वो डिटरमाइन करते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज बिहेव ओवर द टाइम, मतलब टाइम के साथ ये हमारा करंट और वोल्टेज का क्या बिहेव रहता है, ठीक है, कैसे ये वर्कआउट करते हैं। तो हमारी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाए इसकी तो वो ये वाली है। अब यहाँ डिफरेंशियल L का मतलब आपको पता है, L का इंडक्टर, R रजिस्टर, 1 ओवर C मतलब आपके पास कैपेसिटर है। यहाँ क्यों लगाया गया है, क्योंकि किसी भी हमारी डिवाइस के अंदर चार्ज की मूवमेंट होती है। तो बेसिकली ये Q हमारे पास चार्ज है। E इंटू टी जो है वो नॉन ज़ीरो, अगर नॉन ज़ीरो होगा तो E इंटू टी लिखेंगे, अगर ज़ीरो है तो हम इसी राइट साइड पे जो है वो ज़ीरो यूज़ करेंगे। अभी जो बता रहा है वो कह रहा है यहाँ ये चीज़ ज़ीरो है, ठीक है, और R जो है वो नॉन ज़ीरो, तो हम कहेंगे ऐसे सर्किट या ऐसी डिवाइस को कहेंगे फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। उससे अगला क्वेश्चन आ जाता है जहाँ L की वैल्यू दी है, R की और C की। कह रहा है आपने यूज़ करनी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है LRC सर्किट। अब यहाँ इसने कोई कंडीशन नहीं दी है आपको कि आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है वो नॉन ज़ीरो, अभी वो सिंपल सी कह रहा है वो आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें। तो आपने याद रखना है आप ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ वो कंडीशन दे देगा नॉन ज़ीरो वाली तो फिर ये वाली यूज़ करेंगे। तो फिलहाल ये वाली करते हैं। गिवन डेटे को हमने लिख लिया। अब इन पॉइंट्स को मैंने ओवर के फॉर्म में बना लिया, इसको भी ओवर के फॉर्म में बना लिया। उससे आगे आ जाते हैं, हमने जहाँ L हुआ उसकी वैल्यू लिख दी, R की वैल्यू लिख दी, C की वैल्यू लिख दी। अब हमने कहा था इसके साथ हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ हमने 1 लेके आना है, तो यहाँ है 1 ओवर 2, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि क्या हो जाएगा आंसर यहाँ मतलब हमारा 1 आ जाए। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, इसको करेंगे तो 24 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 200 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। उससे आगे आ जाते हैं, कह रहा है आपने एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है RC सर्किट की। तो मतलब अगर वो RC बोल रहा है तो L यहाँ जो है वो 0 है। हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, यहाँ L जो है वो 0 है, तो बाकी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बच गई जो है R dq ओवर dt प्लस q ओवर c, जिसको आप एक साइड पे भी लिख सकते हैं जैसे आपने प्रीवियस पढ़ा 1 ओवर सी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू E इंटू टी। मतलब ये नॉन ज़ीरो है यहाँ, मतलब उन्होंने आगे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है E इंटू टी जो है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब लास्ट पे राइट साइड पे E इंटू टी आएगा। उससे अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है आपने फाइंड दी चार्ज Q इंटू टी जो है वो फाइंड करना है किसी कैपेसिटर का, लेकिन जो RC सीरीज़ लेनी है सेम वैसा ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि इसने वैल्यूज जो है आपको गिवन दे दी हैं। वेयर जहाँ Q इंटू 0 जो है वो 1 के इक्वल है, R रेजिस्टेंस की वैल्यू और C की वैल्यू उसने दे दी हैं। अगर हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो यहाँ कह रहा है कि आपके पास L नहीं है, मतलब L वाला जो है ना ये वाला पोर्शन 0 है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बच गई R dq ओवर dt प्लस q ओवर c इज इक्वल टू 0। तो
तो हमने आर की जगह उसकी वैल्यू लगा दी और सी की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। जब हमने ये आपको पता है कि हम किसी भी इक्वेशन में यहाँ 1 लेके आते हैं, तो यहाँ 1 लाने के लिए या आप यहाँ 1 नहीं लाते तो आप इसको दूसरी तरह चेंज कर लें। अगर 0.1 है तो इसको अगर हम पॉइंट्स से हटा के लिखें तो हम इसे 10 लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, इसे 10 लिख दिया। या आप ऐसा करें, 1 को जब 0.1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो आप इसकी जगह लिख देंगे 10Q 2dp/dt। वैसे ही आ गया, ये इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ आ गया -5Q। यहाँ रह गया था dp/dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ इंटीग्रेशन की, तो ये इंटीग्रेट होने के बाद हमारे यहाँ आ जाता था Q, यहाँ भी Q। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं ln Q = -5। हम t के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आ जाएगा -5t + a जो हमारे पास कांस्टेंट है। कह रहा है अब आपने पुट करना है 0, ठीक है। जहाँ Q होगा वहाँ आप पुट करोगे 0। आपने क्या किया, जहाँ जहाँ Q था या आपके पास Q0 वो है 1 के इक्वल, मतलब जहाँ Q है आप उसकी जगह 1 लगाओगे। इधर भी 1 लगाया, इधर भी आपने 1 लगाया, तो ये वाली चीज़ जो है वो भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, तो a = 0 आ गया। आपके पास एक फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी Q × T = E। अब E के ऊपर यहाँ जो है आप वो वाली वैल्यू लिखोगे जो आपका आंसर आया होगा, यहाँ जो आ रहा था ये वाला -5t। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसे हमारा लेक्चर नंबर 26 आ जाता है, जिसमें कह रहा है फर्स्ट MCQs है आपके पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसमें बताएं कि वो कौन सी फॉर्म में है। तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए वाला। उसे अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके पास कह रहा है इफ़ यू बिलोंग्स टू R is the root of associative auxiliary equations of H Euler differential equation फंक्शन। आप इसे फाइंड करके बताएं। तो हमारे पास यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें y की जगह आप लगाते हैं xm, ठीक है। एंड देयर इज वी हैव m = अल्फ़ा। तो आपके पास जो हमारे पास यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y = c1x² है। अब उससे अगला आ जाता है क्वेश्चन, आपका ये वाला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट MCQs भी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके जो है ना MCQs पेपर में। अगला क्वेश्चन है आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है शो डैट दी y = ax3 + bx-3 इज़ द सोल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशन, जिसमें आप फाइंड ये करेंगे। बेसिकली आप x² को बाहर ही रहने देंगे, जो आपका गिवन है x² बाहर रहेगा। आप y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। आपने एक दफ़ा डिफरेंशिएट बाहर लिख लिया, एक दफ़ा अंदर लिखेंगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमारा ये आंसर आ गया। तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर को शुरू में लेके आते हैं और इसमें से एक कम कर देते हैं। देखें ए पावर शुरू में आ गई, 3 आ गया, ax²। तो मतलब अगर हम जो है 3 में से 1 निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह -b जो है वो शुरू में आ गया bx, और इसमें से -1 करेंगे तो -3 जो है। अब इसी चीज़ को उसने सेकंड टाइम भी डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद -6 और 6 के साथ जो है इधर 6y था तो y की जगह यही वैल्यूज़ लगा दी। अब हमने 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, इस x² को भी मल्टीप्लाई किया। जब सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा लास्ट टाइम ये जो है आपस में सारी कटिंग हो गई। कटिंग होने के बाद आपका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो हमने कहा जो जनरल सोल्यूशन है एच यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसे आगे आ जाते हैं, कहते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक दी हुई है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम इसको ज़रा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम इसमें जो है फर्स्ट स्टेप करेंगे, हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगाने से हमने वैल्यू निकालनी है dy और dt की, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप है, जहाँ मतलब आपके पास d/dx होगा उसकी जगह आप d लगाओगे। जहाँ आपके पास d/dt होगा वहाँ आप नंबर 3 में हम करेंगे x² dx² y/dx² = dx²
वाई ओवर डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी टी। हम स्टेप नंबर 4 में करेंगे, वाई को लेट करेंगे ई की पावर है एम टी। अब यहाँ हमारा लास्ट स्टेप होगा 5 वाला, जिसमें हमने ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हमारे वैल्यूज़ आएंगी एम की, ठीक है। y1 और y2 की वैल्यूज़ की ए बी के साथ जो y1 y2 है उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप करना था, हमने चेन रूल लगाया। चेन रूल लगाने के बाद हमने किसकी वैल्यूज़ लेके आए, चेन रूल में क्या क्या डी वाई बाई डी एक्स जो है चेन रूल में देखते हैं कि ये वाली चीज़ आपस में कटिंग होंगे, बाकी यही चीज़ वापस बच जाए। तो हमने डी टी ओवर डी एक्स की जगह लगा लेंगे 1 ओवर एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स बच जाएगा हमारे पास। तो उसे आगे आ जाते हैं। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इधर रह गया था डी वाई ओवर डी टी। अब देखें तो आपके पास ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट स्टेप आ गया था कि आपने डी वाई और डी टी की वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या किया था, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, मतलब जहाँ हमारे पास डी ओवर डी टी था उसकी जगह हमने चेंज लगा दिया, इधर हमने चेंज लगाया इसकी जगह, तो बाकी हमारे पास बच गया चेंज वाई इज इक्वल टू ये एक्स वैसे का वैसे ही। हमने कहा था ये डी ओवर डी एक्स होगा तो उसकी जगह हम डी यूज़ करेंगे, तो हमने डी लगाया और साथ ये वाला वाई। अगला स्टेप था कि हमने इसी को क्या करना है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, आप इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद आपका जो गिवन क्वेश्चन था उसके अंदर आप इनकी वैल्यूज जो हैं वो पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। अब इसमें हमने क्या किया, हम खुद से लेट करेंगे कि ये वाली चीज़ को कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, मतलब इसकी पावर 2 है, तो हमने लेट किया कि इस y की जगह ई एम टी, ई की पावर जो है वो एम टी। जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो जो m है वो फर्स्ट में आ गया, तो ई की पावर एम टी वैसे ही रह गया। जब 2 टाइम्स करेंगे तो फिर से शुरू में एक m आया, ये m जो है ना आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास चेन स्क्वायर की जो है सेकंड ऑर्डर की आ गई हमारे पास एम स्क्वायर ई एम टी। अब आपने क्या किया, आपने इसमें सेकंड की जगह जो आंसर आया था वो लिख दिया, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये लिख दिया। अब आगे आ गया वाई की जगह आपको पता है हमने लेट किया था एम टी, तो हमने क्या लगा दिया ई एम टी। अब हमारे पास ई एम टी जो है वो कांस्टेंट, इसको बाहर निकालने, बाकी ये वाली चीज़ रह गई। अब हम इन्हें करेंगे फैक्टराइज। जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास m की 2 वैल्यूज़ आ गई, जो m की 2 वैल्यूज़ आई थी। अब y की जगह हमने क्या लेट किया था, e की पावर है m t, तो यहाँ m1 और m2 आ गया। तो m1 की वैल्यू आई थी -10 और m2 की वैल्यू आई थी हमारे पास 2। तो हमने ये जो हमारे पास है x इज इक्वल टू ई टी, मतलब हमारा जो क्वेश्चन में हमने खुद से लेट किया था y इज इक्वल टू ई एम टी, तो हमने कहा कि ये जो ई टी है वो इक्वल होता है x के, तो हमने इस x की पावर लगाएंगे एक दफ़ा -10 और एक दफ़ा 2। अब ये माइनस में है तो इसको ओवर की फॉर्म में कर लेंगे, तो ओवर में जाके ये प्लस में हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला भी लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। उसे अगले लेक्चर पे चलते हैं। हमारे फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 27। लेक्चर नंबर 27 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका MCQs आ जाता है दी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द एलेक्ट्रिक इक्वेशन ड्राइव्ड फ्रॉम द यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है। अब आप कह रहे हैं आपको वो बताएं क्या वो रियल है, डिस्टिंक्ट है, कम्प्लेक्स है, इक्वल है, रियल एंड रिपीटेड है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो लास्ट पे हमारे पास क्या आई थी, कुछ रियल वैल्यूज़ आई थी। जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें रियल वैल्यू आई थी और वो डिस्टिंक्ट इसलिए थी क्योंकि वो ओवर की फॉर्म में थी, मतलब वो सो ऑन चल भी सकती थी आगे। अब उसे अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपका बेसिकली 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये सेम वही क्वेश्चन है जो आपने लेक्चर नंबर 26 में लॉन्ग क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉमन लेने के बाद जो है आपके पास इस तरफ जो है वो कैंसिल आउट होने के बाद 5 ओवर एक्स की पावर जो है वो 3 आ जाएगी इधर ये वाली। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बना ली। तो हमने स्टेप जो थे पहले ही याद किए थे कि सबसे पहले आप लेट करते हो x को ई टी के और t को लेट करते हो ln x के
और dt/dx को लेट करते हो 1/x के। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, एक चेन रूल लगाएंगे जिसमें आप dy/dt की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर आप लेट करेंगे कि अगर हमारे पास d/dx होगा तो वो d के इक्वल होगा, अगर आपके पास d/dt होगा तो वो आपके पास चेंज के इक्वल होगा। अब आपने क्या किया, सेकंड वाले में आपने ये वाले जो है वो फाइंड करनी है, सॉरी ये वाला इसका एक पार्ट है। बेसिकली हमने फाइंड ये वाला करना है, मतलब x² dx² y/dx², ठीक है। तो आपने फ़िलहाल dx² y/dx निकालेंगे, फिर आप ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट पे। तो हमने इसकी वैल्यू जो आपके पास ये वाली गिवन आ गई थी, इसको 2 टाइम जो है वो डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही होगी यहाँ से आके कि ये आगे कैसे ऐड हुआ। तो ये वाला आपने याद रखना है, अगर दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिफरेंशिएट के साथ, तो हमने पहले वाले को लिख लिया ऐसे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरे वाले को लिख लिया और पहले वाले को डिफरेंशिएट किया। इसी तरह ये वाला स्टेप किया है। अब इसके बाद जो है डेरिवेशन करनी है आपने। डेरिवेशन करने के बाद जो है ना, उसे अगला जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी d² y/dt की, ठीक है। यहाँ ऊपर आ गई dy/d² x की, सॉरी यहाँ x आएगा, t नहीं आएगा। तो यहाँ आपकी वैल्यूज़ निकलने के बाद जो है आपकी आगे से आ गई कि सॉरी t ही आएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में x को लिया था, यहाँ t ही आएगा। अब आपने ये चेंज कर लिया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही आप डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ होंगी उसमें जो है ना, जैसे ये था इसकी जगह हम ये वाली चीज़ लगा सकते हैं, ये वाला था तो ये वाला था dy/dx, तो उसकी जगह हम लगा सकते हैं ये वाली चीज़। अब इसके बाद जो है माइनस dy और y की जगह जो है ना y ही रहने देंगे। चेंज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप y को लेट कर लेंगे EMT के, फिर EMT को कॉमन ले लेंगे और ये वाली चीज़ जो है बच जाएगी, उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद m की जो है वो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। हम उसे अपने होमोजेनियस फंक्शन में पुट करेंगे। y को हमने लेट किया था EMT के, तो m हमारे पास 2 है, तो m1 m2 आ जाएगा। m1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और 2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने लेट किया था ET=x। अब जहाँ ET था उसकी जगह हमने लगा दिया x की पावर -10 और x की पावर 2 आ जाएगी। अब ये ऊपर माइनस का है और नीचे जब आएगा तो ये प्लस की जो है ना उसकी पावर हो जाएगी। यहाँ तक हमारे MTH 404 की फाइनल टर्म के फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई मसला आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं जहाँ से मसला आ रहा हो, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।